हेलो फ्रेंड्स आज हम बात करने वाले हैं अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस। एक कंपनी है जिसका नाम है इंडिया शेल्टर। इस कंपनी को हमने पहले भी कवर किया है, इसका डिटेल में बिजनेस मॉडल हमने समझा था। और अभी हम Q3 का डाटा आ गया है, कंपनी के कॉन कॉल भी आ गए, तो उसका डिटेल में हम समझेंगे कंपनी के आगे क्या गाइडेंस है और इसका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसा रहा Q3 का और फर्स्ट 9 मंथ्स का। तो फ्रेंड्स सीधा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, इसको किसी भी तरह का बाय या सेल रिकमेंडेशन न ले। दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। तो फ्रेंड, इंडिया शेल्टर वन ऑफ द कंसिस्टेंट परफॉर्मर्स, मतलब इसका क्या रिकॉर्ड रहा है कंपनी का। हर क्वार्टर में, क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ये 35% अबाउट 30% से तो ग्रो ही कर रहा है। अराउंड 35% के आसपास से ही ग्रो कर रहा है। इसका जो लोन बुक है पिछले कई क्वार्टर से आप देख लो, 5 7 8 क्वार्टर से, तो अभी भी जो ग्रोथ आई है अराउंड कंपनी की 36% का ग्रोथ आया है ईयर ऑन ईयर। अगर हम कंपैरिजन करें और क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपैरिजन करें तो 8% का से लोन बुक का ग्रोथ आया है। और इसका पैट के नंबर जो है 96 करोड़, जो कि 7% से ग्रो हुआ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, और 54% आया है ईयर ऑन ईयर। तो फ्रेंड्स, हमारा क्या काम है, हमको यही देखना है कि कौन है सेक्टर में या इंडस्ट्री में कंसिस्टेंट परफॉर्मर और जो कि एक रीजनेबल वैल्यूएशंस पे मिल रहा है। आप देखोगे इसका जो प्राइस टू बुक है अराउंड 3 के आसपास है, 3 से भी कम है। अभी तो इतना क्रैश आया है कि 3 से भी कम आ गया, इसका 2.91 के आसपास आ गया प्राइस टू बुक। तो हम पहले कंपनी का डिटेल देखते हैं क्या चल रहा है अभी कंपनी में, कॉन कॉल कैसा रहा और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और भी थोड़ी डिटेल में देखेंगे। उसके बाद मैं पीयर टू पीयर कंपेरिजन करके बताता हूँ कि क्यों डील इतनी लिक्विडेटिव है। तो फ्रेंड्स, हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर जैसे हमने देखा था, काफ़ी टेलविंड्स है सेक्टर में और कुछ बूस्ट मिला हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से भी, और मतलब एक डिमांड भी अच्छी रोबस्ट डिमांड बनी हुई है और कंपनी भी अच्छा परफॉर्म कर रही है और तेज़ी से ग्रो कर रही है। तो देखो कंपनी का जो कस्टमर्स हैं वो लगभग 10 लाख के आसपास से ये इसकी एवरेज टिकट साइज है। और कंपनी टायर 2 टायर 3 में ज़्यादा ध्यान देती है कि देखो कितना स्ट्रेटेजिकली प्ले कर रही है, क्योंकि वहाँ यील्ड ज़्यादा बन सकता है और ये ज़्यादातर सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल को ही लोन देती है। देखो मैनेजमेंट का हर बार गाइडेंस रहता है कि मतलब वही 35% के आसपास, और वो ऐसे परफॉर्म भी कर रही है। दूसरा, अब इस कंपनी का जैसे हमने देखा 54% से पैट ग्रोथ आया है, तो ऑपरेटिंग लीवरेज मिला है। मतलब लास्ट वीडियो में जब हमने देखा था SBFC फाइनेंस के बारे में जो बात की थी, क्योंकि कुछ ब्रांचेस उसके काफ़ी ब्रांचेस पुराने हो गए हैं, और अब हम जब देखते हैं कि ब्रांचेस पुराने हो जाते हैं तो फिक्स कॉस्ट तो सेम रहता है, ऑपरेटिंग कॉस्ट उतना ही रहता है, लेकिन ब्रांच जैसे जैसे 1 साल 2 साल 3 साल पुरानी होगी तो वो अपना मार्केट शेयर कैप्चर करती है और एओएम में ग्रोथ आता है। तो एओएम में ग्रोथ आने के नाम से कॉस्ट टू इनकम कम हो जाता है, ओपेक्स टू एओएम कम हो जाता है, जिसके कारण ऑपरेटिंग लिवरेज मिलता है। तो सेम केस यहाँ भी हो रहा है। देखो इसकी मोर देन 50% जो ब्रांचेस हैं वो लगभग 1 से 3 ईयर के बीच में फॉल कर रही हैं। तो मैच्योरिटी आ रही है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, ऑब्वियस है फिक्स कॉस्ट या ऑपरेशनल कॉस्ट ओपेक्स टू एओएम कम हो रहा है, तो एक अच्छा ऑपरेटिंग लिवरेज मिल रहा है कंपनी को। और इसका ग्रॉस एनपीए जो रहा अभी 1.2% के आसपास। देखो बीच में कुछ इसका हल्का सा स्लाइट इंक्रीमेंट आया था, मतलब थोड़ा सा इंक्रीज हुआ था, एसेट क्वालिटी थोड़ी सी डेटोरेट हुई थी 0.10 बेसिस पॉइंट के आसपास, लेकिन लास्ट क्वार्टर से अभी लगभग ये सेम बरकरार रही है। उतना कोई फर्क नहीं है अगर पेस ऑफ लोन ग्रोथ इतना तेज है। और दूसरा, Q3 में एक्चुअल में क्या होता है कि फेस्टिवल और ये सब रहता है, तो कंपनी का मैनेजमेंट का यही कहना था कि इसमें क्या थोड़ा सा 1 आध 2 EMI आदमी मिस कर देता है। फेस्टिवल सीजन है और छुट्टियां भी रहती हैं, खर्चे भी ज़्यादा हो जाते हैं। दूसरा, एक जो लास्ट कॉन कॉल में इन्होंने बताया था कि जो इनका एक कोई सीनियर स्टाफ है MP का, वहाँ पे जो कलेक्शन वगैरह का हैंडल करते थे वो ड्रॉप कर दिए हैं, स्विच करिए दूसरी जगह, तो उसके नाम से थोड़ा सा इशू आया था। हालांकि लगे हुए हैं और एज सच इफेक्ट नहीं आया कलेक्शन इफिशियंसी में भी। इनका कलेक्शन इफिशियंसी भी लगभग बरकरार रहा है, 99% का रहा है। बस थोड़ा सा जो है 30+ DPT बकेट्स है जिसमें कस्टमर 2 EMI अपने मिस करता है, वो थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, 3.7% आया फ्रॉम 3.5%। तो देखो फ्रेंड्स, मैंने बताया Q3 में थोड़ा सा फेस्टिव और उसके नाम से थोड़ा सा मिस कर गई है कुछ मतलब
ईएमआई मिस हुए हैं इस नाम से थोड़ा सा, बाकी वो इतनी कोई मैनेजमेंट का ऐसा गाइडेंस था कि इतना कोई ऐसा फ़र्क नहीं आया हमारी एसेट क्वालिटी में, जिस हिसाब से लोन बुक ग्रोथ है। और दूसरा देखो, अब हम बात करते हैं इसका लोन बुक अराउंड अराउंड 7600 करोड़ के आसपास की है। तो कंपनी यही बोल रही है कि मतलब छोटा लोअर बेस होने के कारण ये तेज़ी से ग्रो कर पा रही है। और इन्होंने जो अपने ब्रांचेस फैलाए हैं, देखो बहुत अच्छा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है। जैसे लास्ट वीडियो में भी हमने बात किया था एसबीएफसी का, उसका भी 16 स्टेट्स के आसपास अराउंड था, इसका भी 15 स्टेट्स में ब्रांचेस हैं। कुछ कुछ स्टेट्स में इनका कुछ हाई कॉन्सेंट्रेशन था, वहाँ से इनका एयूएम थोड़ा कम होकर दूसरे स्टेट्स में बढ़ा है। तो ये भी अच्छी बात है, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है। और जहाँ पे ये मतलब अपना ब्रांच ओपन कर लिए, वहाँ पे पेनिट्रेशन के भी बहुत चांसेस है। और छोटा बेस है, लोअर बेस है, कंपेयर करो तो अदर फाइनेंस कंपनी से, जैसे एप्टस है, आवास है, होम फर्स्ट फाइनेंस है, तो इसलिए तेज़ी से ग्रो कर पा रही है ये ईजिली। और देखो इसका आरओए का नंबर भी 5.5% के आसपास है। और हाँ, सबसे और एक बहुत बढ़िया बात इसकी ये है, जो लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था, पूरी 100% सिक्योर्ड बुक है। नहीं तो अभी आप देखो माइक्रो फाइनेंस में स्थिति क्या चल रही है, इतनी स्थिति खराब है, उसके बाद भी मतलब ये कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है, क्योंकि इसका जो सेगमेंट है पूरा सिक्योर्ड लोन बुक है। 60% ये होम लोन देता है, 40% लैब प्रोडक्ट में आता है, मतलब लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। अगेन ये गाइड कर रही है 30-35% से ग्रोथ आएगी। और इसका आरओई का नंबर का जो ट्रेजेक्ट्री वो भी बहुत ज़बरदस्त है, 15.1% है, और वो बढ़ते जा रहा है। मैनेजमेंट गाइड भी कर रही है कि हर ईयर में वो 15-20 बेसिस से वो ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रही हैं आरओई का नंबर पे। तो फ्रेंड्स, हमको अल्टीमेटली वी आर शेयर होल्डर्स, हमको अपने पैसे, जो हम पैसा लगाएंगे उसके रिटर्न से हमको मतलब है। तो अगर ट्रेजेक्ट्री अच्छी जगह है, हमको विजिबल है, गाइडेंस भी अच्छी जगह है, तो हमको ऐसे ही हमको वॉच करना है, देखते रहना है कंपनी, अगर हम शॉर्ट लिस्ट कर रहे हैं तो। और अब देखो फ्रेंड्स, कुछ हम बात करेंगे कि इसका यील्ड के बारे में। देखो इसकी यील्ड भी 14.9% के आसपास है। आप अदर हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों से कंपेयर करोगे तो वो बेटर ही है। दूसरा, कॉस्ट ऑफ फंड्स 8.8%, मतलब जो लास्ट टाइम था वो भी लगभग कॉस्ट ऑफ फंड्स भी उतना ही। कॉस्ट ऑफ बोरिंग्स में प्रेशर नहीं है, लिक्विडिटी का भी कोई अभी इशू नहीं है, कंपनी जैसा बताया अपने कॉन कॉल में। और दूसरा, मैनेजमेंट का जो गाइडेंस है वो बरकरार है कि लगभग 15% जो आरओई है उसका नंबर ऊपर जाएगा, 30-35% गाइड कर रही है, इतने पे से लोन बुक ग्रोथ हो आएगा। और देखो हाँ, एक चीज़ और अच्छी बात यह है कि इंडस्ट्री जो ग्रो कर रही है, अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस वाली जो इंडस्ट्री, वो 15-17% से ग्रो कर रही है। और इसका नंबर अराउंड सीधा सीधा डबल है, मतलब आप अनुमान लगाओ कितना स्कोप है। और कोई कंपनी अगर इतनी तेज़ी से ग्रो कर रही है, उसका प्राइस टू बुक अगर 3 से भी कम है, तो मतलब आप खुद लॉजिक लगाओ, खुद सिंपल सा एज अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो। और हाँ, क्रेडिट कॉस्ट भी कंपनी का गाइडेंस रहता है कि 40-50 बेसिस पॉइंट के बीच में रहेगा, वो अभी भी 50 बेसिस पॉइंट के आसपास रहा, तो उसमें भी इंटैक्ट है मैनेजमेंट गाइडेंस के हिसाब से। और क्रेडिट कॉस्ट भी वेल अंडर कंट्रोल है, तो कहीं से भी मतलब हमको कुछ ऐसा वो नहीं लगा अभी तक। और लोन जो देती है 5 से 10 लाख के बीच में देती है ज़्यादातर, क्योंकि भाई घर मतलब आप कैसे लोन ले रहे हो, सिंपल सा सोचो ना कि लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, या फिर आप अपना मकान खरीदने के लिए आप लोन ले रहे हो, तो उस कंपनी को अगर पे नहीं करोगे तो फिर कहाँ रहोगे आप, रोड पे आ जाओगे। सिंपल सी बात है, मतलब बहुत अच्छा एक नीश है, एक अच्छा सेगमेंट है लोन देने के लिए, वहीं पे कंपनी फोकस कर रही है। दूसरा, ब्रांच का भी इसने बात की कि हर साल जैसे इस ईयर में भी 9 मंथ में 42 ब्रांचेस इसने ओपन की, और 3 अभी और ओपन करेगी, तो 45 के आसपास हो जाएगा। नेक्स्ट ये प्लान करिए 40-45 ब्रांचेस नेक्स्ट ईयर भी, वैसे ही प्लान करिए। अब देखो हम थोड़ा सा पीयर टू पीयर एनालिसिस करेंगे। देखो होम फर्स्ट फाइनेंस जो है वही थोड़ा सा आसपास है इंडिया शेल्टर के, मतलब जो 32-33% के आसपास जिसकी लोन बुक ग्रोथ आई है। लेकिन उसका जो वो है, आप देखो प्राइस टू बुक 3.5 के अबव है, अभी अभी हो गया 3.5 के आसपास, क्योंकि इतना मार्केट क्रैश हुआ है सबके। अभी तो आप देखोगे सभी के रेड मतलब पोर्टफोलियो देखने का मन ही नहीं हो रहा है हमको।
एक्चुअली देखना तो नहीं चाहिए हमको, यही डिस्ट्रैक्शंस है। उससे हट के जब जब हमको फील होए कि यार हमको अपने कन्विक्शन में डर लगे, तो वापस जाके कॉन कॉल और पीपीटी पढ़ो, वहीं ध्यान लगाओ, ये सब डिस्ट्रैक्शन से दूर रहो, तभी आप अपॉर्चुनिटीज ढूंढ पाओगे। तो होम फर्स्ट फाइनेंस का जैसे मैंने बताया, बाकी एप्टस वगैरह का भी आप देखो 27% के आसपास पेस ऑफ लोन बुक जो ग्रोथ आई है, उसका प्राइस टू बुक भी 3.5 के अबव है। आवास फाइनेंसेस देखो, आवास फाइनेंसेस ने बहुत पैसा बनाया था, वो एक समय बहुत तेजी से ग्रो होता था, 30-40% के अबव से ऑपरेटिंग लिवरेज भी मिलता था। अब भी 20% से ग्रोथ आई है उसमें, और उसका प्राइस टू बुक भी 3.4 के अबव, 3.5 के अबव, मतलब 4 के आसपास ही आप ऐसा मान लो। तो उसके बाद आदमी क्या सोचता है ना कि देखो ये शेयर इतना पैसा बनाया है और ये वापस अभी गिर रहा है, तो मैं इसको कम में खरीद लूँ। आदमी ये देखता है, हम उसके पीछे का हम लॉजिक कोई नहीं जानना चाहते कि यार अब उसमें वैसी ग्रोथ नहीं रही है जो पहले जैसी थी। तो ऐसा हमको नहीं सोचना है, हमको देखना है कि किस सेक्टर में टेलविंड्स हैं, उसके बाद हम कौन कौन सी कंपनियां हैं, किस किस में क्या ग्रोथ है, मैनेजमेंट का क्या गाइडेंस है, इस हिसाब से हमको स्टडी करते हुए अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढनी है। तो मैंने पीयर टू पीयर कंपैरिजन में सिंपल आपको बताया कि क्यों इट्स बेटर देन, क्यों इंडिया शेल्टर बेटर है अपने पीयर से। सिर्फ होम फर्स्ट ही इसके आसपास है, उसका प्राइस टू बुक भी काफ़ी ज़्यादा है इससे, इसका 3 के नीचे, उसका 3.5 के अबव है। एप्टस और उसका भी 3.5 के अबव है। आवास का तो पहले 6, 7, 8 चले गया था, क्योंकि वो उसको ऐसी री रेटिंग मिल रही थी उसको, वो इतना तेज़ी से ग्रो कर रहा था, तो मार्केट उसको रिवॉर्ड भी कर रहा था। तो फ्रेंड्स, ये था सिंपल इंडिया शेल्टर का एक एनालिसिस और पीयर टू पीयर कंपैरिजन। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप देखें और बिजनेस को एनालाइज करें, और ऐसे ही वैल्यूएबल वीडियो के साथ हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट टाइम। तो मिलते हैं। जय हिंद। थैंक यू।